नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। हर तरफ निराशा, परेशानी और बेबसी। परेशान जनता, एक तरफ परिवार को सुरक्षित रखने की चिंता और दूसरी तरफ परिवार का पेट भरने की चिंता। अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में दम तोड़ती जिंदगियां, अपनों के अपनों से छूटते हाथ, हांफता सिस्टम जहन में कई सवाल लेकर आ रहा है। लेकिन इस घड़ी में सरकार से इतर आखिर वो कौन है जो ऐसे समय में मदद कर सकता है? वो और कोई नहीं, वो है आप, वो हूं मैं और वो है हम सब। जी हाँ, क्यों ना इस निराशा के दौर में आशा की किरण बनने की कोशिश करें। क्यों ना हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने। क्यों ना पूरे देश इस वक्त एक परिवार बन जाए। और क्यों ना हम राजनीति, धर्म, जाति सब कुछ भुलाकर बस ये याद रख लें कि हम सब एक हैं, हम सब एक जैसे ही हैं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। इसी समय हम रोज सवाल करते हैं सरकारों से कि क्या तैयारी है, कैसे ठीक होगा सब, कैसे बचाएंगे आप इतनी जिंदगियां। लेकिन आज मुझे लगता है कि हम और आप आपस में ही बात कर लेते हैं। हो सकता है स्थितियां कुछ बेहतर हो जाएं। इस वक्त देश को दवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, बेड्स की जरूरत है, जो शायद आप और मैं उपलब्ध नहीं करवा सकते। लेकिन हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, जो हम सब कर सकते हैं। उसमें से एक है प्लाज्मा डोनेशन। कोरोना से ठीक हुए मरीज प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। डॉक्टर की देखरेख में खून से प्लाज्मा को अलग किया जाता है और फिर इसे संक्रमित व्यक्ति की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे उस व्यक्ति को कोरोना से लड़ने में मदद मिलती है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ग्राफिक्स हैं कुछ, वो आप देख लीजिए कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है और कौन कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है या फिर कौन प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता है। ग्राफिक्स के जरिए एक बार इसे समझ लीजिए, क्योंकि कोविड से ठीक होने के 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन के बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, किडनी, लीवर के पेशेंट्स प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 मेहमान आज इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विनय गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर संतोष धैया सामाजिक कार्यकर्ता। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनय, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, प्लाज्मा से जो कोरोना के मरीज हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है, वो लड़ सकते हैं अगर उन्हें प्लाज्मा मिल जाए तो। आपके क्या विचार हैं इस पर? आप किस तरीके से देखते हैं डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि आज लोग प्लाज्मा डोनेट करने से डर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लाज्मा थेरेपी नई नहीं है। ये पिछले 100 सालों से विभिन्न बीमारियों में इस्तेमाल की जा रही है। चाहे वो डिप्थीरिया रहा हो, इबोला वायरस रहा हो, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रहा हो। लेकिन मेरी लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे बढ़कर अपने प्लाज्मा को डोनेट करें। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण पूजा जी ये बात है कि लोगों में सही जानकारी होना कि कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और कौन प्लाज्मा रिसीव कर सकता है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्लाज्मा थेरेपी जो कोरोना वायरस में कोई इलाज नहीं है, वो केवल उस कोरोना संक्रमित मरीज को ठीक होने के लिए हेल्प करती है, जब तक कि उसकी बॉडी खुद अपने लिए जो है एंटीबॉडीज कोरोना के लिए नहीं बना लेती। इसमें हम करते क्या है पूजा जी, हम एक कोरोना संक्रमित मरीज जो हाल फिलहाल में ठीक हुआ है, जो पिछले 28 दिनों के भीतर भीतर ठीक हुआ है, जिसके अंदर कोई अब ऐसे सिम्टम्स नहीं है जो कोरोना के मरीज में होते हैं, उसको कोई कोमोर्बिडिटी यानी कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज या फिर HIV, हेपेटाइटिस C वायरस या कोई ऐसी बीमारी ना हो जो खून के जरिए संक्रमित होती हो, उसका वेट 50 किलो से ज्यादा हो, उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच की हो, उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी ना हो। अगर हम किसी विमेन का या किसी महिला का प्लाज्मा ले रहे हैं तो उसको हाल फिलहाल में कोई प्रेगनेंसी ना हुई हो, ऐसे लोग जो है वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। दे कैन बी ए डोनेटर ऑफ दी प्लाज्मा। अब प्लाज्मा रिसीव कौन कर सकता है पूजा जी? प्लाज्मा वो मरीज रिसीव कर सकते हैं जो हाल फिलहाल में 3 या 7 दिन के भीतर भीतर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और साथ में उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, यानी हल्के फुल्के लक्षण हैं। अगर उसको 1 हफ्ते से ज्यादा जो कोरोना संक्रमण किए हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति में प्लाज्मा थेरेपी इतनी सक्सेसफुल नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें तो मोर्टेलिटी रेट या इसके प्रोग्नोसिस पर तो प्लाज्मा थेरेपी कोई ज्यादा असर नहीं डालती है,
लेकिन बात करें कि अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी दम घुटना, सांस ना आना या फिर धड़कनें बढ़ना, इस तरह के जो लक्षण हैं उसमें कमी देखी गई है कोरोना संक्रमितों में जिनको प्लाज्मा थेरेपी मिली है। लेकिन एक इंसान कितनी बार प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, मैक्सिमम कितनी बार? जी देखिए, इसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति एक बारी में जो है वो 400 ml तक प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। जो संक्रमित मरीज हैं उनकी जान बचाने में कह लीजिए या उनको रिकवर करने में हेल्प कर सकता है, और ऐसा उन्हें 30 या 60 दिन के गैप के बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपने एक स्टडी देखी होगी, पूजा जी आपने भी सुनी होगी कि सीरो जो सर्वे है वो कराया गया था सरकार द्वारा, उसमें ये पाया गया था कि जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज हैं वो लगभग 60% जनता के अंदर हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि जो संक्रमण है कोरोना का बढ़ रहा है? उसका कारण पूजा जी यही है कि कोरोना के संक्रमण के बाद एंटीबॉडीज का ग्राफ बढ़ता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब बॉडी को लगता है कि संक्रमण खत्म हो गया है तो वो एंटीबॉडीज गायब हो जाती हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। वापस से आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर संतोष दहिया, इस वक्त हमारा देश जिस महामारी के दौर से गुजर रहा है, मुझे लगता है और शायद हम सबको लगता है, राजनीति, धर्म, जाति, इन सबसे ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं लोग एक दूसरे की मदद कर भी रहे हैं, जमीनी स्तर पर देखा जाए तो लोग एक दूसरे के लिए आगे आ रहे हैं, जिससे जितना बन पा रहा है अपने लेवल पर मदद कर रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ लोगों के मन में डर है, जैसे कि प्लाज्मा डोनेशन की आज हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर लोगों के मन में डर है। कैसे हम इन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो किसी की जिंदगी बचाने में उनकी भी जो है भागीदारी हो सकती है अगर वो प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो? पूजा जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ये कोरोना ये इस तरह से एक वेव की तरह आया और हर व्यक्ति इसके अंदर एक बहस आ गया। संभलने का समय लोगों को नहीं मिल रहा है। इतना डर, इतना भय लोगों के अंदर पैदा हो गया है कि जिसको जरा सा जुकाम और खांसी होता है उसे भी लगता है कि मुझे कोरोना हो गया है जी। लेकिन ये डर उन लोगों को और ज्यादा वीक कर रहा है, उनकी इम्यूनिटी वीक कर रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल। और लोगों को ये डर है कि कहीं ना कहीं हम जिसके पास है या किसको खांसी जुकाम है वो सब कोरोना से संक्रमित हैं, इसलिए लोग एक दूसरे से बात करना भी पसंद आजकल नहीं कर रहे हैं। मिलना जुलना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि किसी को सजा हो जाती है, फांसी की सजा होती है, तो जब उसको मौत की सजा होती है तो वहां एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये कहा जाता है कि हम तुम्हें फांसी पर नहीं लटकाएंगे, हम तुम्हें सांप से डसवाएंगे, और उसे कुर्सी से बांध दिया जाता है। एक भारी सा सांप उसके सामने रखा जाता है कि सांप से आपको डसवाया जाएगा, आपको फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा, और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। लेकिन उस सांप से ना डसवा के एक पिन, 2 पिन उसको मार दी जाती हैं, उसको जिसको सजा होनी है 2 पिन मार दी जाती है, और विद इन 2 सेकंड आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि विद इन 2 सेकंड उसकी मौत हो जाती है। और जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उस बॉडी से जहर निकला जो एक कोबरा के डसने के बाद निकलता है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो हर व्यक्ति के ऊपर हमेशा रहता है, चाहे कोई भी सिचुएशन है। तो कोरोना नाम से इतना भय लोगों में पैदा हो गया है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, जबकि लोगों को खुद ही डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास इंजेक्शंस नहीं है, मेडिसिन नहीं है, हॉस्पिटल्स में इतना भारी भरकम पैसा लोगों से लिया जाता है कि लोग वो इतना पैसा देने की काबिल ही नहीं है। लोग, इतनी गरीबी है लोगों में, काम धंधे लोगों के ठप हो गए हैं, उसके बावजूद लोगों में बीमारियां आ रही हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में मैं ये चाहती हूँ, एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि लोग जिनको ये लगता है कि उनको कोरोना है वो घर में आइसोलेट हो जाए, उनके पास गर्म पानी है, चाय है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ जो देसी नुस्खे जो किए जाते हैं, तुलसी है, अदरक है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, इन सब चीजों का प्रयोग करें। और ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो स्टीम ली जाती है, स्टीम से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। प्रोन पोजीशन में लेटें, पेट के बल जिसको कहते हैं, अगर पेट के बल आप लेटेंगे तो हमारे लंग्स में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। हर 2 घंटे में एक बार 10 मिनट या 15 मिनट के लिए प्रोन पोजीशन में लेटना चाहिए व्यक्ति को। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को डरना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना की जाए।
बिल्कुल संघर्ष करना पड़ेगा। कोरोना महामारी आई है, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत के साथ काम करते हुए आगे बढ़ना है। और जिन को भी लगता है कि उनको कुछ लक्षण हैं कोरोना के, तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, इतना पैनिक क्रिएट ना करें। ठीक है संतोष जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस लौटूंगी। डॉक्टर विनय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय, लोगों के मन में डर है कि अगर वो प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उन्हें किसी तरीके का साइड इफेक्ट हो सकता है, कितना सुरक्षित है प्लाज्मा डोनेट करना? जी देखिए, मैं ये आपको कहना चाहूंगा, ये डर दोनों ही लोगों के बीच में है। जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, मरीज है, उसके मन में भी ये डर है कि उसे कोरोना हो गया है, और दूसरा जो आम व्यक्ति है जिसे कोरोना नहीं हुआ है, उसके मन में ये डर है कि कहीं मुझे कोरोना हो ना जाए। इसके लिए सबसे पहली बात तो मैं कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति हो गया है, जैसे संतोष मैडम ने कहा कि उसे आइसोलेट हो जाना चाहिए, क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली एक बात मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस तो खुद मरीज को ये गारंटी देता है 99% की कि मैं आपकी जान नहीं लूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना संक्रमितों की 1% ही मोर्टेलिटी रेट है। इसलिए अगर कोई कोरोना संक्रमित हो भी गया है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी ज्यादा डेडली बीमारियां हैं जिसमें बचने की उम्मीद जो है वो 90% से भी कम होती है, या जो है बहुत ज्यादा वो डेंजरस बीमारियां हैं। तो उन्हें ये देखना चाहिए कि कोरोना इज ए नॉर्मल वायरल डिजीज, बट वो जो आगे बढ़ सकती है खतरनाक स्तर तक, लेकिन 1% केस में ही। और जो आप उसकी बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेशन वाले के मन से कैसा डर निकाला जाए, उसके दो रास्ते हैं पूजा जी। पहली बात तो हमें लोगों को एजुकेट और अवेयर करने की जरूरत है कि यदि आप कोरोना से अभी अभी रिकवर हुए हैं तो आप अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। और प्लाज्मा डोनेट करना केवल रक्तदान की तरह ही है। प्लाज्मा जो है वो रक्त से बाद में सेपरेट किया जाता है लेबोरेटरी में, यानी आपका सिर्फ ब्लड लेना है हमें कितने ml की मात्रा में, और उसके बाद हम प्लाज्मा अपने से सेपरेट कर लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं डॉक्टर विनय। मैं चाहूंगी आप इस बात को इलाबोरेट करके बताएं, क्योंकि ये बात आम लोगों को नहीं पता है, हमें भी नहीं पता थी। आपने बताई है ये बात, और ये बात लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी से ब्लड लिया जाएगा और फिर बाद में उसको आपके ब्लड से सेपरेट किया जाता है उस प्लाज्मा को। यही कह रहे हैं डॉक्टर विनय आप? जी बिल्कुल जी। इसका ये जो प्रोसेस रहता है पूजा जी वो ये होता है, यानी कि आम व्यक्ति के भाषा में आपने देखा होगा कि हम जब किसी को डेंगू हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसे प्लेटलेट चढ़ाए गए हैं फलाने मरीज से लेके या फलाने व्यक्ति से लेके। वो हम करते क्या है पूजा जी, हम 3 तरह से जो मेडिकल साइंसेज है वो ट्रीटमेंट देती है ब्लड के कंपोनेंट से। या तो हम होल ब्लड, यानी हम किसी व्यक्ति से जो उससे ब्लड लिया है हम एज इट इज दूसरे व्यक्ति को चढ़ा देते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो हम किसी का ब्लड लेके उसको चढ़ा देते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं कि उस ब्लड में से प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं, यानी हम लेंगे तो व्यक्ति से हर हालत में ब्लड ही, यानी हम किसी भी व्यक्ति से अगर हमें उसके कंपोनेंट भी चाहिए, ब्लड का प्लाज्मा चाहिए, सीरम चाहिए, प्लेटलेट चाहिए या व्हाइट ब्लड सेल्स चाहिए, तो हम उसका होल ब्लड, यानी कि पूरा जैसा उसका ब्लड है वैसा ही हम इंजेक्शन के थ्रू हम जैसे निकालते हैं टेस्ट देने के लिए, वैसे एक नली लगाकर जो है एक सैशे में या पैकेट में कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसे टेस्ट करते हैं कि इसमें इस ब्लड में कहीं कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे HIV, HCV, मलेरिया या कोई और प्रकार की, कहीं हम दूसरे मरीज को चढ़ाएं इसका कोई कंपोनेंट और उसको वही बीमारी हो जाए जो पहले वाले मरीज को है। उसके बाद पूजा जी हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी कि इस ब्लड को इतनी तेज रफ्तार से एक मशीन में घुमाते हैं जिससे कि ब्लड का सेल्स, यानी जो उसके सीरम, प्लाज्मा और अलग जो सेल्स हैं वो इस तरह से अलग हो जाते हैं, तो हमें जो भी कंपोनेंट चाहिए होता है हम उस ब्लड में से निकालकर और मरीज को दे देते हैं। यानी कि अगर हम, और आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं कि यदि एक मरीज जो है वो ब्लड डोनेट करता है तो हम उसके सेल्स अलग से यूज कर सकते हैं किसी मरीज के लिए, उसका प्लाज्मा अलग से यूज कर सकते हैं किसी मरीज के लिए, और उसका सीरम अलग से यूज कर सकते हैं। यानी एक बार दिया हुआ ब्लड जो है वो 3 मरीजों के काम आ सकता है। यानी ये पूरी तरीके से सेफ थेरेपी है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। बस इसमें ध्यान रखने लायक बात यह है पूजा जी कि जो प्रोटोकॉल्स हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हुए हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के या फिर जो प्लाज्मा थेरेपी के, अगर वो फॉलो किए जाएं तो पूरी तरह से सेफ हैं डोनर के लिए भी। लेकिन डॉक्टर विनय, ये प्लाज्मा थेरेपी कितना कारगर है? अगर किसी भी कोरोना पेशेंट को, किसी व्यक्ति का जो कोरोना से ठीक हो चुका है, उसका प्लाज्मा उसे दिया जाता है, उस पर चढ़ाया जाता है, तो कितना कारगर है, कितना सफल होने की संभावना है इसकी? पूजा जी, इस पे कई तरह की स्टडीज यूएसए में भी हुई है, यूरोप में भी हुई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने भी इस पर काफी स्टडीज की हैं, क्योंकि कोरोना को अभी संक्रमण फैलाए 1 साल की हुआ है, तो कोई भी जो स्टडी है वो पीयर रिव्यूड होती है, यानी कि उसको जो साइंटिस्ट हैं उनकी
स्टैंपिंग हो जाती है कि हाँ ये रिसर्च जो है पक्की है। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अभी अलग अलग देशों में रिसर्चेस चल ही रही हैं, लेकिन जो क्यूमुलेटिव यानी उनका जो कुल मिलाकर जो रिजल्ट आया है प्लाज्मा थेरेपी का, उसमें यही देखने को मिला है कि केवल प्लाज्मा थेरेपी एक सपोर्टिव थेरेपी है। यानी कि अगर किसी को कोरोना हो गया है तो संक्रमण की अर्ली स्टेज में उसे प्लाज्मा देकर और गंभीर सिम्टम से बचाया जा सकता है। लेकिन हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि अब वो कोरोना से मुक्त हो गया है या वो अब उसकी डेथ नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक उसकी हेल्प की जा सकती है मरीज की। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर विनय आप बता रहे हैं। मैं वापस से आपके पास लौटूंगी, मेरे और भी कई सवाल हैं आपसे। डॉक्टर संतोष दहिया, इस संकट काल में एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग इंसानियत का परिचय दे रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं, खुद मदद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौत के सौदागर बनकर बैठे हैं, क्योंकि कालाबाजारी के कई मामले सामने आए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शंस को लोग 25-25 हजार रुपए में बेच रहे हैं। ऐसे समय में जब एक तरफ लोग कोशिश कर रहे हैं कि फ्री में, मुफ्त में हमारी तरफ से किसी को कोई मदद पहुंच सके तो हम कोशिश करें कि उन तक वो मदद पहुंचा दे, दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनका जमीर अब तक नहीं जाग रहा, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को डॉक्टर संतोष? बिल्कुल पूजा जी, मैं कहूंगी उन लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि उनको पता होना चाहिए कि जब वो आखिरी समय में जाएंगे तो उनकी कफन में पॉकेट नहीं होंगी, गोज नहीं होंगी जहां वो पैसा लेकर चले जाएंगे। ऐसे लोग जो आज काला बाजारी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, धिक्कार ऐसे लोगों को। और मैं तो उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि उनको डूब के मर जाना चाहिए। आज कोरोना में इस तरह से महामारी में देश के लोग गुजर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास इंजेक्शन नहीं है, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, काला बाजारी चल रही है, इतने सारे इंजेक्शन पकड़े गए हैं और गैस के सिलेंडर भी पकड़े गए हैं ऑक्सीजन के। उसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान की कड़वी सच्चाई है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए मैं उन लोगों से ही अपील करना चाहूंगी कि आज जैसे हालात में लोग हैं, ऐसे में केवल उनको मदद करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे आकर मदद कर रहे हैं, अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जहां तक प्लाज्मा की बात है, मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी उन लोगों को जो आज डर रहे हैं प्लाज्मा देने से, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि जिसको हम प्लाज्मा दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोरोना वापस हमें आ जाएगा। लोगों को ये डरने की जरूरत नहीं है, लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, लोगों को समझ की जरूरत है। लोगों में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समझ ना होने की है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। हम वैसे भी तो लोगों को ब्लड देते रहते हैं, जब भी जिसको जरूरत होती है हम खून देते नहीं है क्या? उसी में से प्लाज्मा लिया जाएगा, उसी में से डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि सेल लिए जाते हैं जो यूज किए जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बच सकते हैं। तो लोगों को आगे बढ़कर ये डोनेट करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। डॉक्टर विनय गुप्ता, देखिए आपने अभी अभी एक बात का जिक्र किया कि कोरोना की वजह से जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, कम है वो, यानी कि कोरोना से ठीक हो सकता है इंसान। लेकिन अभी के जो हम आंकड़े देख रहे हैं, 24 घंटों में कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, ये प्रॉपर इलाज ना मिलने की वजह से भी है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही लोगों को। कोरोना की वजह से वो संक्रमित हो रहे हैं, उनके फेफड़ों पर कोरोना अटैक कर रहा है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पा रहा, अचानक से ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है जिसकी वजह से उनकी जान जा रही है। आप इस मंच के जरिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या ऐसे तरीके बताना चाहेंगे कि जिससे अगर वो कोरोना संक्रमित नहीं भी हैं तो भी वो अपना ख्याल रखें, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करें? और ऑक्सीजन लेवल कब गिरता है, ये पूरी जानकारी मैं चाहूंगी आप दर्शकों तक पहुंचाएं प्लीज। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी डॉक्टर संतोष आ रही हूँ आपके पास। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग पैनिक ना हो, क्योंकि जब हम पैनिक हो जाते हैं तो हम किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल, रूल या नियम का फॉलो नहीं कर पाएंगे। डिबेट को। ठीक है, डॉक्टर साहब कोई बात नहीं डॉक्टर। हाँ जी, पूजा जी, मुझे एक्चुअली मैं एक शादी में हूँ और विदाई हो रही है मेरी भांजी नहीं, आपका की, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष दहिया, आप शादी समारोह में होने के बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विनय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा पूजा जी कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितना हम इस जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, उससे कूल माइंडेड होकर जो एक अपने आप को कंसंट्रेट करके लड़ सकते हैं, उतना हम केओस मचाकर यानी हाहाकार मचाकर नहीं लड़ सकते हैं। इसमें दोनों की ही जिम्मेवारी है, एक तो सरकार की और आम जनता की। सरकार को चाहिए कि वो जो सीरियस मरीज हैं उनके लिए आईसीयू बेड, ऑक्सीजन और जो जरूरी दवाएं हैं वो तैयार रखें, और उसके बाद जनता में एक भरोसा जाएगा कि हाँ हमारी सरकार के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आम लोगों को क्या करना है?
आम लोग जो है वो कोरोना ना फैले उसके लिए वही जो आमतौर पर इसका बताया जाता है नुस्खा कि एक तो अपने जब भी वो बाहर से अंदर आए घर में तो अपने हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश करें, हाथों को अच्छी तरह से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी जो है वो मेंटेन करके रखें, मास्क लगाकर रखें। यदि उनको लगता है कि उन्हें कोरोना जैसे सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो अपने आप को अलग करें, चाहे उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया है या नहीं कराया है। मैं आपके शो पर आने से पहले विभिन्न देशों में क्या तरीके अपनाए गए हैं कोरोना को कंटेन करने के लिए उसकी स्टडी कर रहा था पूजा जी। तो उसमें साफ तौर से यही मैंने पढ़ा कि उनका जो मेन प्रोटोकॉल है वो यही था कि कंटेन इट, ज्यादा से ज्यादा आप इस वायरस को वहीं पर कंटेन करें जहां पर वो है। कि अगर वो एक एसिम्प्टोमेटिक यानी किसी मरीज में अगर उसके लक्षण नहीं भी हैं और वो दूसरे मरीज में उससे कोरोना हो जाता है तो उसमें वो सिम्प्टोमेटिक हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक मरीज में अलग अलग तरीके से कोरोना अपने लक्षण दिखा रहा है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यदि आपके अंदर लक्षण आ गए हैं, तुरंत आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जाकर अपना टेस्ट करवाइए। उसके बाद जो प्रोटोकॉल्स हैं कि आपने कितने दिन तक आइसोलेट रहना है, क्वारंटीन रहना है, क्या ड्रग्स लेनी है जो आपको प्रिस्क्राइब किए जाएंगे हॉस्पिटल से, वो आपने प्रॉपर तरीके से लेनी है। किसी भी प्रकार की आपने इस अफवाह पे विश्वास नहीं करना कि आप ये चीज खाइए वो चीज खाइए, आपको नहीं पता होता कि उस ड्रग्स के साथ उस चीज का क्या रिएक्शन होने वाला है। सेकेंडली, जो नॉर्मल मरीज हैं जिनको लगता है कि अभी हमें कोरोना नहीं हुआ है लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो वैक्सीन जरूर लगाएं। प्लाज्मा डोनेशन और रिसीविंग के साथ साथ लोगों में वैक्सीन को लेकर भी एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैली हुई है पूजा जी कि जो भी वैक्सीन लगा रहा है उसके अंदर किसी तरह के जो लक्षण है वो दिखाई देने लगते हैं, वो लोग सीरियस हो जाते हैं या उनको परेशानियां आने लगती हैं। ऐसा होना जो है वो लाजमी है, हर वैक्सीन के साथ होता है। लेकिन आपको मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसा मात्र 1 लाख में से 1 व्यक्ति में ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें प्रॉपर इलाज के बाद ठीक भी किया जा सकता है। यानी आपको अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, किसी प्रकार की अफवाह में ना आए, दोनों डोजेज लगवाएं ताकि आपको अगर कोरोना हो भी जाए तो आपके लिए जानलेवा ना हो। बिल्कुल डॉक्टर विनय, ये जो कोरोना की चेन है इसको कहीं तो ब्रेक करना होगा, जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कोरोना की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं क्या? आपको लगता है कि इस वक्त देश में सख्त लॉकडाउन की जरूरत है? एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए, मैं लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप जापान की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, इटली की बात करें, स्पेन की बात करें, यूएसए की बात करें, तो लॉकडाउन इस बात का समस्या का हल नहीं है पूजा जी। मैंने आपको पहले भी इस शो में कहा था, क्योंकि लॉकडाउन से होगा क्या, जो संक्रमण है वो क्लस्टर में होने लगेगा। अगर आप मुंबई के धारावी में लॉकडाउन कर देंगे तो धारावी में पॉपुलेशन का, जनसंख्या का घनत्व इतना है कि एक मरीज ही पूरी सोसाइटी को, धारावी को पॉजिटिव कर देगा, जहां 10 लाख लोग से अधिक लोग रहते हैं। तो इसका प्रॉपर वे ये है पूजा जी कि कंटेनमेंट किया जाए। जहां पर जैसे लॉकडाउन खुलते ही सरकार ने एक पॉलिसी अपनाई थी, बहुत अच्छी पॉलिसी, जिस वजह से कोरोना वायरस कंट्रोल में आ गया था। आपने देखा होगा कि मरीजों की संख्या अचानक से गिरने लगी थी। वही इस समय करने की जरूरत है। जैसे ही आपको पता लगे कि यहाँ इस बिल्डिंग में कोरोना मिला है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कीजिए कि इसके संपर्क में ये व्यक्ति आया था, उस बिल्डिंग को सील कीजिए। लेकिन डॉक्टर विनय, यहाँ पर समस्या ये भी है, क्योंकि आपने अभी कई राज्यों के हालात ऐसे भी देखे होंगे जहाँ पर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आने में ही 6-6 दिन का वक्त लग रहा है, मतलब इतने बुरे हालात हैं। तो ऐसे में स्थितियां और ज्यादा बदतर नहीं हो सकती क्या? क्योंकि अगर 5 से 6 दिन तक किसी व्यक्ति को ये पता ही ना लगे कि वो कोरोना पॉजिटिव है, इस दौरान वो कितने लोगों से मिलेगा, अगर लॉकडाउन नहीं है, लोगों से मिलेगा, अपने कामकाज भी करेगा, तो उस वक्त पे वो संक्रमण को कितना ज्यादा फैला रहा है? तो पूजा जी, उसका तो एक इलाज मैंने आपको बताया है कि यदि व्यक्ति अपना कोरोना टेस्ट करा के आया है, यानी कि अभी वो शंकित है, ये खुद की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, खुद की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ऐसे में उसे क्वारंटाइन करना चाहिए, खुद को आइसोलेट करना चाहिए। यदि मेरी किसी टेस्ट की रिपोर्ट अवेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेगेटिव हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा रिजल्ट अवेटेड है। मेरी डॉक्टर विनय, यहाँ पर बात हो रही है इंसान को खुद को जिम्मेदारी लेने की, लेकिन अगर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, यानी कि टेस्ट कराकर आ रहे हैं लेकिन जब तक वो उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही है तब तक वो सरेआम ऐसे खुले में घूम रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार को भी सख्ती बढ़ाने की अब जरूरत है कि जब तक किसी के टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो आइसोलेट रहेगा, जैसा कि शुरुआती दौर में हमने देखा था, किया गया था पिछले साल?
जी डेफिनेटली, अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो उन्होंने एक वर्ड का यूज किया है दैट वी आर इन ए स्टेज ऑफ इमरजेंसी। इस समय हम इमरजेंसी के हालात में हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यदि लोगों की तरफ से कोई ढिलाई है तो, क्योंकि लोगों ने ना मैम पूजा जी इस कोरोना वायरस को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है। अभी मेरा दोस्त थोड़ी देर पहले जो मेरे को मिला था वो बोल रहा था कि जिसको कोरोना हो जाता है उसके लिए वो बीमारी, जो कोरोना से मर जाता है उसके लिए वो महामारी, और जो कोरोना से बच जाता है उसके लिए सब खेल यानी ड्रामेबाजी। तो ये जो एटीट्यूड है ये बदलने की जरूरत है। सभी लोगों को, चाहे वो मरीज हो चाहे उसे अभी कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है, उसे प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। अगर जापान की, इटली की, स्पेन की आप बात करें तो इतनी स्ट्रिक्टली वहां के सरकारों ने कहें या लोगों ने कहें सामंजस्य बनाकर प्रोटोकॉल इस तरह से फॉलो किया, चेन को ब्रेक किया जा सकता है पूजा जी। आपने देखा होगा कि कोई भी बीमारी, चाहे इन्फ्लुएंजा है या और स्पेनिश फ्लू भी हमारे यहाँ होकर चली गई है 1918 में, आपको याद होगा। तो क्या उसने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया? नो। उसके बाद लोगों को लगा कि यार ये महामारी तो वाकई बहुत सब कुछ खत्म कर देगी, तो वो महामारी अपने आप ही लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू की और वो महामारी चली गई। लेकिन डॉक्टर विनय, ये अचानक से ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक से किसी पेशेंट का जब ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम ये भूल रहे हैं पूजा जी, ये म्यूटेंट स्ट्रेन है और कई लोग इसे डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन भी कह रहे हैं। अब आपको मैं साफ तौर से बताता हूँ कि कोरोना का जो प्रोग्नोसिस है यानी हायर लेवल पर पहुंचने के कई लक्षण सामने आ रहे हैं। या तो उनके लंग्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कंजेस्टेड हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर उनके अंदर थ्रोम्बोसिस यानी खून के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है हमारे शरीर में पूजा जी? जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जो खून सर्कुलेट करता है वहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। जो कोरोना का वायरस है हायर स्टेजेस में पहुंचने के बाद इस तरह का उनके बीच में अवरोध उत्पन्न करता है ऑक्सीजन और खून के बीच में, जिस वजह से जो ऑक्सीजन है वो भरपूर मात्रा में ब्लड में नहीं आ पाती। और हम आप सुनते होंगे आम भाषा में कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डाउन हो गया, 100% होना चाहिए, 60 रह गया, 20 रह गया, वो इसी वजह से होता है। और कई केसेस में खून के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं ब्लड में, जिस वजह से उसको एकदम से स्ट्रोक आ जाता है। हम कहते हैं ना कि मरीज ठीक था, एकदम से मर गया और वो कोरोना पॉजिटिव बता दिया। तो कई इसके जो लक्षण है ना हायर स्टेजेस के, फाइनल स्टेजेस के, वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर विनय, बहुत अच्छे तरीके से इलाबोरेट करके आपने हर एक चीज को बताया। मैं चाहती हूँ चर्चा जारी रहे, लेकिन मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, वैसे कहते हैं कि जिंदगी देना या फिर जिंदगी लेना ये ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन सोचिए अगर आप भी किसी की जिंदगी बचाने में एक जरिया साबित हो सके तो आपको कितना सुकून मिलेगा। तो अगर आप कोविड से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद, डॉक्टर की देखरेख में आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। और अपनों का खूब ख्याल रखिए। इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में अभी के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।